Hello everyone. Our topic is transfer pricing. So in this topic we are going to discuss three sections today. Section 92A, section 92B and section 92C, a small part, not the complete. We are going to discuss the definition of arm length price in section 92C. So I'm starting with the section 92. Section 92 says that any income, expenditure, interest, and allocation of cost in relation to international transaction or specified domestic transaction shall be computed having regard to arm length prices. अभी arm length price क्या होती है? Arm length price are that price which is correct market price और fair market price. उसको हम लोग arm length price बोलते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड. ए लिमिटेड है जो इंडिया में है और इंडिया में टैक्स रेट है 30%. बी लिमिटेड है जो यूएस में है जहाँ पर टैक्स रेट है 10%. और दोनों कंपनी एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, मतलब एक दूसरे को कंट्रोल करती है. ठीक है. और ए लिमिटेड बी लिमिटेड से कुछ माल परचेज करती है, सपोज 10 लाख रुपीज़ का, एंड ए लिमिटेड उस सामान को अपने P&L में 50 लाख से शो करती है. ठीक है. जिससे क्या होता है कि इंडियन कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 की सेल्स परचेज ज़्यादा दिखती है, और परचेज ज़्यादा दिखेगी जिससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और उनको कम टैक्स भरना पड़ेगा. सो उन्होंने 40 लाख रुपए से ज़्यादा अपनी सेल्स बताई, उस पर उनको 30% के हिसाब से 12 लाख रुपीज़ की टैक्स सेविंग हो गई. और वहीं यूएस के अंदर उन्होंने सेल्स ज़्यादा दिखाई 40 लाख से और उन्हें 4 लाख का टैक्स भरना पड़ा. ऐसे करके उन्होंने 8 लाख रुपीज़ का टैक्स सेव किया. सो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जेन्युइनली जितना टैक्स है उतना वो लोग भरे और इस प्रकार के मैनिपुलेशन नहीं कर पाए. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 192B, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कहते किसको हैं? सो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो माइंड में रखनी चाहिए अगर आपको पता करना है कि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या नहीं है. सो उसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. ठीक है. अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो 2 या 2 से ज़्यादा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होना चाहिए. दैट इज़ द कंपल्सरी कंडीशन फॉर दैट. एंड वन मोर, एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन रेजिडेंट. जैसे कोई भी एंटरप्राइजेस है, 3-4 एंटरप्राइजेस के अंदर बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, उनमें से एटलीस्ट एक जना नॉन रेजिडेंट होना चाहिए. एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट. ठीक है. कुछ नोट्स है जो जो हमें फुलफिल करने ज़रूरी है इसके अंदर. ट्रांजेक्शन जो होती है उसका नेचर या तो परचेज हो या सेल हो या लीज ऑफ प्रॉपर्टी हो, प्रोविजन ऑफ सर्विस हो या लेंडिंग और बोरोविंग ऑफ मनी हो, ऐसी ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए जिसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हो. ठीक है. और इफ बोथ, अगर दोनों की दोनों एंटरप्राइजेस नॉन रेजिडेंट है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नॉन रेजिडेंट है, तो उनमें से एक नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की जो इनकम है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से टैक्स्ड होनी चाहिए. ठीक है. और पॉइंट 3, ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटरप्राइजेस एंड अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 26% और उससे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, तो ये दोनों एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो गई. और वाई लिमिटेड ने कुछ प्रायर एग्रीमेंट्स कर रखे हैं. एक तीसरी कंपनी है, उसका नाम है ए लिमिटेड. अभी एक्स लिमिटेड और ए लिमिटेड डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज मान लेंगे और उनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे. ठीक है. सो ये डेफिनेशन थी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की.
और इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। सेक्शन 92A, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस क्या होती है, कौन सी सिचुएशन में एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहलाएगी। जैसे फर्स्ट सिचुएशन एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में 26% या उससे ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, तो वो दोनों एंटरप्राइज एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएगी। ठीक है। इन द सेकेंड सिचुएशन एनी पर्सन, पहले फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, वन एंटरप्राइज होल्ड्स। इन द सेकेंड सिचुएशन any person holds at least 26% shares or each of such enterprise. In that case they are associated enterprise. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ए लिमिटेड है, वो होल्ड करती है 33% वोटिंग पावर्स इन बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड होल्ड्स 40% पावर इन सी लिमिटेड। सो इस सिचुएशन में क्या हो गया, ए लिमिटेड 33% इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड में डायरेक्टली होल्ड करती है एंड 40% ऑफ वोटिंग पावर्स इनडायरेक्टली होल्ड करती है सी लिमिटेड में। सो दोनों बी लिमिटेड और सी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गई। ठीक है। एंड द थर्ड सिचुएशन, वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। सो इसके अंदर है, एक एंटरप्राइज के पास कुछ पावर होती है जो उसके आधे से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पाए या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हो। इन दैट सिचुएशन दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। इन द डी सिचुएशन वी हैव टू रिप्लेस वन एंटरप्राइज टू द एनी पर्सन। तो फोर्थ सिचुएशन में भी वैसा ही है, एनी पर्सन अपॉइंट्स मोर देन एंड हाफ of the board of directors and one or more executive directors of other company. So उस सिचुएशन में भी एक दूसरे की एंटरप्राइज एसोसिएटेड एंटरप्राइज होंगी। इन द फिफ्थ सिचुएशन, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है और वो लोन अमाउंट दूसरी कंपनी के 51% टोटल एसेट्स 51% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ दैट कंपनी की बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल लेंगे, एक कंपनी है वाई लिमिटेड जिसके पास 100 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं और दूसरी कंपनी उसको लोन दे रही है 60 करोड़ के। सो इन दैट सिचुएशन एक्स लिमिटेड जिन्होंने लोन दिया है उन्होंने 60% जो उनकी टोटल एसेट्स है उससे ज़्यादा लोन दिया है। इन दैट केस एक्स एंड वाई लिमिटेड आर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज। ठीक है। फिर पॉइंट आता है गारंटिंग बोरोविंग्स। जैसे वन एंटरप्राइज गारंटीज 10% और मोर ऑफ द टोटल बोरोविंग्स ऑफ अदर एंटरप्राइज। इन दैट सिचुएशन वो एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल लेंगे, पी इंक्लूसिव हैज टोटल लोन ऑफ $1 million फ्रॉम XYZ बैंक ऑफ अमेरिका। आउट ऑफ दैट ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी गारंटी 20% ऑफ टोटल बोरोविंग इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड बाई पी इंक्लूसिव। इन सच केस पी इंक्लूसिव जिन्होंने टोटल लोन लिया था, ठीक है, और ए लिमिटेड जिन्होंने गारंटी दी थी, सो इन दैट केस दे आर डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एंड द नेक्स्ट सिचुएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एंड अदर एंटरप्राइजेस। सो अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के पास उससे ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की कैपेसिटी है, तो इन दैट सिचुएशन देयर आर आल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। एंड वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और एनी अदर इंडिविजुअल एंटरप्राइज इन कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव or jointly by individual and relatives. In that situation there are also associated enterprises. One enterprise is completely dependent on the know-how, patent and copyright of the other enterprise. In that situation they are also associated enterprise. अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के नो हाउस, पेटेंट्स जैसे भी इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उस सिचुएशन में भी वो एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज मानी जाएगी। फिर एक एंटरप्राइज है, उसमें
एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट इन अनदर एंटरप्राइज, जैसे AOP है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप फर्म है, इन तीनों के केस में जहाँ हम ऊपर देखते हैं एंटरप्राइजेस में 26% कंट्रोल करती है, वहीं इन दैट सिचुएशन एक एंटरप्राइज इन सभी लोगों में लाइक AOP, पार्टनरशिप फर्म या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, ठीक है, 10% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो इन दैट सिचुएशन दे आर ऑल्सो डीम टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अगर मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग सम गुड, और if I'm manufacturing some good and one enterprise are sold to the other enterprise and price and other conditions are influenced by other enterprise, अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस होता है उस सिचुएशन में भी एक दूसरे की एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएगी। अगर एक कंपनी है और वो दूसरी कंपनी से कोई रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स मंगा दी और वो परसेंटेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स 90% से ज़्यादा है, सो इन दैट सिचुएशन दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। And the last, one relationship of mutual interest as may be prescribed. So इसमें उन्होंने ये कहा है the exist between the two enterprise and relationship of mutual interest as may be, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कोई भी रिलेशनशिप एसोसिएटेड एंटरप्राइज की, उस टाइप की एसोसिएटेड एंटरप्राइज को भी हम उस टाइप की एंटरप्राइज को भी हम एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 92C, हाउ टू कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइसेस। ठीक है, धन्यवाद।